अगरचे गुज़िश्ता माह अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद तेल की कीमतों में कमी आई थी। ताहम हालिया फौजी कार्रवाइयों के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत जंग शुरू होने से पहले के मुकाबले में तकरीबन 17% बढ़ चुकी है। मार्केट तज्जियाकारों के मुताबिक इस सूरत हाल ने आलमी तेल की मंडी में गैर यकीन की कैफियत पैदा कर दी है और माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर कशीदगी बरकरार रही और तेल की सप्लाई मुतासर हुई तो खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक भी पहुँच सकती है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू इस बात का भी कि जब भी आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप हमारे साथ मौजूद होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस वक्त जो सिचुएशन है आप इसको कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि कंट्रीज जो ऑयल इंपोर्टिंग हैं या एनर्जी इंपोर्टिंग है, एंड पाकिस्तान बीइंग वन ऑफ देम, वो ऑब्वियसली बड़ी क्विकली हर्ट हो जाती हैं इन टर्म्स के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि हमें जो खर्च करना पड़ता है ये तेल खरीदने के लिए, और जब प्राइस पास थ्रू होता है जैसे आपने देखा तो एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान की CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी, और जो एक 51 अशाए खुर्दोनोश का इंडेक्स है जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर कहते हैं, वो दोनों बढ़ जाते हैं। एक 11% पे चला गया, एक 13-14 पे चला गया। सो एक तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। जहाँ तक देखें दुनिया का ताल्लुक है, एक डी एस्केलेशन की फिजा जब बनी तो आपने देखा कि वेरी क्विकली फ्रॉम $115-20 का जो तेल था, जो आपको स्टॉक एक्सचेंजेस पे नजर आता है, न्यूयॉर्क पे ट्रेड हो रहा होता है, इस वक्त तकरीबन 80 का है WTI, और ब्रेंट जो है वो $85 का है। ये 120 पे चला गया था, ये रिट्रीव कर गए थे दोनों नियर $70। सो आपने देखा कि एक जिसे कहते हैं अनसर्टेनिटी जब भी क्रिएट होती है ये इस तरह की चीज होती है। ये दुनिया में इसने पता है क्या किया, जो इस वक्त दुनिया की ग्लोबल ग्रोथ थी वो इस वॉर से पहले 3.2% सोची जा रही थी, अब वो 3% सोची जा रही है। इन्फ्लेशन दुनिया की 4.7% पे सोची जा रही है। सो इंटरेस्ट रेट्स दुनिया के रिमेन हायर फॉर लॉन्गर का एक सिनारियो बिल्ड हुआ है। आई होप कि इस वक्त जो कशीदगी बढ़ी हुई है वी कैन गेट टू अ तस्फिया, बट लग ऐसे रहा है कि जो वॉर्स है ना वो लंबी होती चली जा रही है। चाहे हम यूक्रेन रशिया को देखें, ये करंट कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट का देखें, और इसने एनगल्फ कर लिया है उस रीजन को। बट जो दूसरी बात है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पाकिस्तान उसको सरफेस को भी टेस्ट नहीं कर रहा, वो ये है कि दुनिया की मार्केट्स बड़ी अच्छा बिहेव कर रही हैं, दुनिया की मार्केट्स रिजिलियंट हैं। व्हाई इज दैट हैपनिंग? दुनिया का कंज्यूमर भी रिजिलियंट है। व्हाई इज दैट हैपनिंग? एक वेल्थ इफेक्ट आ रहा है जो कि एक 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आ रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर पाकिस्तान इसकी सरफेस को भी टेस्ट नहीं करेगा, और ये जो सारा डिजिटल का रेवोल्यूशन है जिसको आप 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, तो पाकिस्तान तो फिर बहुत पीछे रह जाएगा। और जो गैप है ना इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि वो ममालिक कहाँ चले जाएंगे, और इनमें ये नहीं है कि हम सिर्फ उन ममालिक का ही सोचें जिनको तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं। आप अगर ऐसे ममालिक का सोचें जिनसे पाकिस्तान का मुआवजा किया जा सकता है, तो मैं अगले दिन डेटा देख रहा था, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया, इन सब की ग्रोथ जो है वो तो IMF ने अपग्रेड कर दिया है। क्यों अपग्रेड कर दिया है? बिकॉज ये टॉप नेट एक्सपोर्टर हैं ऑफ, जिसे कहते हैं ना, AI रिलेटेड हार्डवेयर। सो हमें अब अपने आप को आई नो कि सारी डिस्कशन होती है 10 रुपए बढ़ गई, 15 रुपए कम हो गई, बट ये बड़ी, जैसे लेकिन डॉक्टर साहब, ये AI का आपने जिक्र किया है, AI के हवाले से बहुत सारी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है उससे ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आने लगे हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज में काम करने वाले लोग $72,000 के AI जो है प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके कोई एक ऐसा छोटा सा जो है वो कंप्लीशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट की, जो कि अगर ह्यूमन रिसोर्स से करवाया जाता तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता, और कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता, जो 20-25 हज़ार में हो सकता था। देखिए, ये जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है ना, वो आना ही प्रोडक्टिविटी का थ्रू AI, या जिसको आप 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, वहां से है। अब ये बात दुरुस्त हो सकती है। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ कि इस वक्त अगर हमने AI यूज करना है पाकिस्तानियों ने, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी बहुत सा हमें काम करना पड़ेगा, तो आप तकरीबन $20 समझें। $20 को जब आप मल्टीप्लाई करें 360 से, तो 12 महीनों से, तो ये तकरीबन $240 बन जाएगा। अब हमें ये सोचना है कि क्या 70-75 हज़ार एक एवरेज पाकिस्तानी खर्च कर सकता है टू गेट इनटू द AI? प्रोबेबली नॉट। मैं सिर्फ इसलिए डायरेक्टली पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, इसीलिए बहुत सा काम होने वाला है कि हम लोकली इसको कैसे हैंडल करेंगे।
ये बात मैंने इसलिए की है कि जो सारी कॉन्वर्सेशन पाकिस्तान की है, अच्छा पेट्रोलियम पे चली गई है, ये ठीक बात है, महंगाई हो रही है नहीं हो रही है, उस पर भी थोड़ा सा मैं एक अगर व्यू दे दूं, अगर हम आज एक ओवरऑल ब्रॉडर व्यू लें चीज़ों का, तो वो ये कि जब तक आप पेट्रोलियम सेक्टर को ठीक नहीं ना करेंगे तो हम इसी में घूमते रहेंगे कि 4 पैसे महंगा हो गया, 4 पैसे सस्ता हो गया, और सारी जो जिंदगी है वो इसी में काट देंगे, जिसका क्या मतलब है। देखिए ना हमने अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड किया है, ना हमने फ्यूल की मार्केट को डीरेगुलेट किया है, ना ही हमने एक्सप्लोर किया है या एक्सपैंड किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को पाकिस्तान में, ना ही हमने फास्ट ट्रैक किया है उन इजाजतों को जिससे ये काम सारा किया जा सकता। SNGPL, SSGC एक ऐसी कंपनीज हैं जिनका हमने ओपन नहीं किया एक्सेस, जिसे कहते हैं अनबंडल करके, हमने ना ही लिबरलाइज किया है LNG और पेट्रोलियम इंपोर्ट्स को। सो कहने का मकसद ये है कि हमने ना ही क्रिएट किया है पेट्रोलियम सेक्टर की मार्केट को जहां पे एक कंपेटिटिव बिहेवियर हो। अगर हम हर चीज में जिसे डीपर रिफॉर्म कहते हैं वो नहीं कर पाएंगे तो दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और यही चीज़ है जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया, अगर ये रिफॉर्म्स नहीं लाई जाएंगी तो फिर यही होगा ना, फिर आवाम इसी तरीके के शिकवे करती रहेगी कि जब आलमी मंडी में कीमतें कम होती हैं तो वो रिलीफ यहाँ तक तो बर वक्त नहीं पहुँचता, लेकिन जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं फौरी तौर पर वो बर्डन ज़रूर ट्रांसफ़र हो जाता है। 7 से 8 लाख मेट्रिक टन पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में हर साल करीबन। तो अगर ये वाली रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती तो आगे चल के आपको लगता है मजीद सिचुएशन वर्स हो सकती है? देखिए ना, अगर आप इंडिजनाइजेशन पे नहीं जाएंगे और 14 से 18 अरब डॉलर की एनर्जी इंपोर्ट ही करेंगे तो फिर ये बात नहीं बनेगी। अगर आप अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड ही नहीं कर पाएंगे, मतलब मैं ये बार बार समझाता हूँ कि पाकिस्तान की एक रिफाइनरी है पार्को, वो जिसे कहते हैं ना लाइट कन्वर्जन करती है, बाकी सारी एक हाइड्रोस्किमिंग पुरानी टेक्नोलॉजी पे है। आपने कहा हम रशियन क्रूड लाएंगे, रशियन क्रूड सस्ता होता, आप उस क्रूड को रिफाइन करते, पेट्रोल सस्ता होता, आप कर ही नहीं सकते बिकॉज आपने रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं किया। जिस पेस पे काम होने वाला है ना, अगर पाकिस्तान के हर सेक्टर में उस पेस पे काम हो, मैम ऑनेस्टली बिलीव करें कि मतलब ये स्ट्रक्चरली पाकिस्तान को 5 साल में हम तब्दील कर सकते हैं। अब कर नहीं पा रहे तो इसी डिस्कशन में रहते हैं कि 15 रुपए महंगा हो गया। अब पेट्रोलियम लेवी है, चले मैं इसका भी जिक्र, पिछले साल 1428 अरब रुपए का टारगेट रखा था बजट में, 1500 अरब के करीब कलेक्ट हुई। अब इस साल आप उसको कह रहे हैं हम 1770 करेंगे। ये एक इनडायरेक्ट अनफेयर टैक्स है जो कि हम इसलिए लेते हैं बिकॉज ब्रॉडर टैक्सेशन नहीं कर पाते। ये अगर 18% के लिहाज से आज भी करें तो ये 40 रुपए बनता है, आपने 80 रुपए पेट्रोल पे लगाया। यार वी हैव टू स्ट्रक्चरली करेक्ट दीज थिंग्स। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैनेजमेंट का कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैं अगर आकर पाकिस्तानियों को ये कहूं कि किसी तरह हम कीमत कम कर लेंगे, अभी तो कीमत मार्केट में बढ़ गई है, नेक्स्ट प्राइस जो है आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी मार्केट में, पाकिस्तान में भी। एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस और जिसे कहते हैं ना मालियाती डिसिप्लिन, ये प्राइस मैनेजमेंट से नहीं आएगा, ये ऑन द एजेस चेंजेस से नहीं आएगा। ये जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स है ना चीजों के, चाहे वो हमारा पूरा निजाम हो पेट्रोलियम सेक्टर का, एनर्जी सेक्टर का, इनको तब्दील करने से आएगा। तो डॉक्टर साहब इसको तब्दील किया कैसे जाए और इसमें टाइम कितना लगेगा? जिस तरह आपने कहा कि ये जंग, अब पहले तो अवाम जंगबंदी की दुआएं कर रही थी ताकि ये जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में रहे, लेकिन अब तो आपने कहा कि ये जंग तवील होती हुई दिखाई दे रही है, ये भी और जो दूसरी जंग चल रही है। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी बंद है और अगर ये बंद ही रखी जाती है तो आगे कोई नया जो तवानाई का जो बहरान पैदा हो सकता है, उससे निपटने के लिए फौरी तौर पर आपको क्या लगता है कौन कौन से मेजर्स हैं जो लिए जाने चाहिए गवर्नमेंट के एंड पे? देखिए, एक तो ये बात है कि जो लॉन्गर टर्म पॉलिसी वर्क है ना, उसको अहमियत देनी चाहिए, ना कि शॉर्टर टर्म जो इंटरवेंशंस हैं उस पर सारा वक्त लगाया जाए। ये मैं बार बार सब अथॉरिटीज को कहता हूँ जिनके साथ भी काम करता हूँ कि आप 5 साल में ये बताएं कि किस तरह, और ये भी मैं लॉन्गर टर्म को मैं 20 साल नहीं डिफाइन कर रहा, आप विद इन एक जो इलेक्टोरल साइकिल है, हर मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, एक जनरल बात कर रहा हूँ, उसमें डिफाइन करें कि आज आपका एक सेक्टर है पेट्रोलियम, वो कहाँ खड़ा हुआ है और उसका जो मार्केट आर्किटेक्चर तब्दील करना है, तो वो 5 साल में विद टाइमलाइंस। आप मुझे बता दें कि कभी आपकी अथॉरिटीज ने आपको ये पर्चा दिया हो कि आप कि कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट, वेल रेगुलेटेड मार्केट आर्किटेक्चर, ऑयल, गैस, LPG, LNG, रिफाइनिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और रिटेल सप्लाई, ये एक पर्चा होना चाहिए और उसमें 5 साल का एक मंसूबा होना चाहिए। 5 साल बाद आप
लोकल ज़राए पे डिपेंड कर रहे होंगे, क्रूड को रिफाइन करने की कैपेसिटी रखते होंगे, कंपेटिटिव मार्केट होगी। जिस तरह आप देखते हैं ना मोबाइल में कीमतें नीचे चली गई हैं, डेटा अवेलेबल हो गया है, इस तरह आप एक्सेस कर रहे होंगे। अब आपका दूसरा सवाल बड़ा अच्छा है कि शॉर्ट टर्म में क्या करें। फिर मैं ये कहूंगा कि करें किस तरह। देखिए शॉर्ट टर्म में एक बात तो है, मेरे ख्याल में आईएमएफ से डिस्कस करना पड़ेगा कि ये जो हमने पेट्रोलियम लेवी का हदफ 17.7 ट्रिलियन 1770 अरब रुपए रखा हुआ है, ये क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसको कैसे हमने हैंडल करना है। मुझे एग्जैक्टली देख लें, आई थिंक ये 1670 अरब, शायद सॉरी 1670 अरब जो हमने रखा हुआ है, ये किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और इसको हमने कैसे हैंडल करना है, ये हमें जरूर, ये जो डिस्कशन है ये आईएमएफ के साथ कर लेनी चाहिए। दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट डिस्कशन। दूसरी बात यह कि जो मैम आपने सवाल पूछा है ना कि आखिर हम ये सब कुछ करेंगे कैसे। देखिए ना, एक ही तरीका है, दुनिया में लोगों ने जब भी ये काम किया है तो ये काम कैसे किया है, इसको करने का तो एक ही तरीका है, और वो तरीका बड़ा सादा है कि आपको जब तक प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे उन की सेक्टर्स में, चाहे वो आप पेट्रोलियम की बात करें, आप किसी की भी बात करें, जो अब मतलब आपको गुड इंजीनियर्स भी चाहिए, रेगुलेटरी एक्सपीरियंस वाले लोग भी चाहिए, लीगल भी चाहिए, इंडस्ट्री माइंड्स चाहिए, जो बेस्ट ये वो पर्चा लिख सकें जिसका मैं जिक्र करता हूं। जब तक आप प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे इन एरियाज को जो कि हैं ही बड़े टेक्निकल, तो आप फिर 5 साल बाद में कहीं भी दुनिया में हूं, मुझे इंटरव्यू कर लीजिएगा और उस इंटरव्यू को इस इंटरव्यू से मैच कर लीजिएगा। आई विल से एग्जैक्टली द सेम थिंग। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, आप दोनों की गुफ्तगू के दौरान मैं ये सोच रहा था कि आपने रेजिलिएंट कंज्यूमर की बात की है कि कंज्यूमर बड़ा रेजिलिएंट हो गया, मार्केट बहुत रेजिलिएंट हो गई, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर्स तब्दील करने की बात की है। लेकिन आपको याद होगा कि ये जंग शुरू होने से पहले ज़खायर की बात हो रही थी कि यूएई के पास जो तेल के ज़खायर हैं उनमें कमी होना शुरू हो गई, तो वो अपनी मईशत को रीमॉडल कर रहे थे और अपनी मईशत को कुछ दीगर चीज़ों पर रिलाय करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी मईशत उसी तरह से चलती रही जिस तरह इस वक्त चल रही है। आपको लगता है कि ये भी वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल इस वक्त जो बनी हुई है मशरिक़ वस्ता में, वो भी एक वजह है? देखिए, दुनिया की जो मईशतें हैं ना, इसमें 2 चीज़ चल रही हैं। एक तो चल रही है मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, ये इफेक्ट कर रहा है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं। दुनिया ने मूव भी बहुत क्विकली किया है इनटू वेदर इट्स सोलर, पाकिस्तान ने भी किया है इनटू अदर इंडिजिनस रिसोर्सेज यूजिंग एनर्जी मोर एफिशिएंटली एंड स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी पे। अमेरिका ने एक कंसिस्टेंट पॉलिसी, अगर आप देखें ना, हम कहते हैं कि अक्रॉस गवर्नमेंट्स कंसिस्टेंट पॉलिसी रहनी चाहिए। एक कंसिस्टेंट पॉलिसी उनकी रही है कि ऑयल डिपेंडेंस से निकलना है, और उन्होंने चाहे वो शेल गैस हो, अपने ऑयल रिजर्व्स हो, वो बनाए हैं। सो यू हैव टू थिंक हाउ कंट्रीज हैव एक्टेड। कंज्यूमर रेजिलिएंट इसलिए है कि एक वेल्थ इफेक्ट तो जरूर आया है। एआई एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी जंप दे रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, कोई भी चीज़ हो। मतलब आप आज से पहले सोच सकते थे कि ऐसे फूड डिलीवरी हुआ करेगी आपके घर में कि आप नेट पे बैठ के ये किया करेंगे। आप सोच सकते थे मुझे प्रेजेंटेशन बनानी हो, मैं भी एक AI पे ही, डिजिटल पे ही प्रेजेंटेशन देने जा रहा था। आई पुट ऑल माई थॉट्स टुगेदर, आई यूज्ड अ engine, and in 10 minutes I had a presentation. This would have taken me hours to prepare that presentation. Look कि मेरी productivity का जो जिसे कहते हैं तखमीना है, वो कितना बढ़ गया है, because I'm able to do this so much more quickly. इसी को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे अप्लाई करेंगे तो जस्ट थिंक कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी, जिन मुल्कों ने इसको अडेप्ट कर लिया है, हम तो शायद बहुत पीछे हैं, हमारा नंबर शायद 130 है इन अडेप्टेबिलिटी आउट ऑफ 167 कंट्रीज में डेटा ही देख रहा था। आपको जितनी क्विकली इसको अडेप्ट करना है उतनी क्विकली ही आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। मैं फिर कहता हूं कि उन मुल्कों में अब बहुत गैप रह जाएगा जो इसको नहीं करेंगे फोर्थ रेवोल्यूशन को, और जो मुल्क कर लेंगे। कंज्यूमर इसलिए रेजिलिएंट है, जो दुनिया का कंज्यूमर है इसलिए रेजिलिएंट है कि एक प्रोडक्टिविटी का गेन इस सेंस में बहुत बड़ा दुनिया में आ रहा है, एंड शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स भी हो रहा है दुनिया में। अनफॉर्चुनेटली जो ममालिक इतनी क्विकली अपने रिफॉर्म को और उसकी डेप्थ को आगे लेकर नहीं चलेंगे, वो फिर पीछे ज्यादा रह जाएंगे कंपेयर टू द प्रीवियस रेवोल्यूशंस। ये भी याद रखिए कि अडेप्टेबिलिटी ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज मच क्विकर, बिकॉज टाइम पीरियड्स जहां 5 साल लगते थे अडेप्टेबिलिटी में, अब सालों लगते हैं उन अडेप्टेबिलिटी में। दैट टाइम पीरियड हैज श्रंक, द वर्ल्ड हैज मूव्ड क्वाइट क्विकली।
इसका Right. एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब ये सब काम मैं मैम का फिर जवाब देता हूँ, पाकिस्तान कैन बी इन अ वेरी वेरी गुड प्लेस, बट टिल यू गेट वेरी वेरी स्मार्ट पीपल, पाकिस्तान इज एन HR क्राइसिस। जब तक आप HR के क्राइसिस को हल नहीं करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, आप पाकिस्तान की वो प्रॉस्पेरिटी जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है उसको डिजर्व करता है, वो नहीं कर पाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, इकोनॉमी पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।